हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुगल काल में आर्थिक दशा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ये पूरा एक टॉपिक है मुगल काल में सामाजिक और आर्थिक दशा। तो सामाजिक दशा के बारे में हम पढ़ चुके थे और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुगल काल में आर्थिक दशा। ठीक है, यानी मुगल काल की आर्थिक विशेषताएं या मुगल काल में आर्थिक दशा। तो मुगल काल की चर्चा की जाए तो आप जानते हैं कि मुगल काल हमारा स्टार्ट होता है बाबर से लेके और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों तक। ठीक है, तो इस समय में मुगल काल की जो आर्थिक दशा थी, जो आर्थिक रूप से जिन चीज़ों में जो है कह सकते हैं विकास हुआ था या जिन चीज़ों में जो है विस्तार हुआ था, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कृषि है, व्यापार है, उद्योग धंधे हैं, इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी कि किस तरीके से जो है मुगल काल में अर्थ से संबंधित डेवलपमेंट हुआ, अर्थ से संबंधित विकास हुआ और किस तरीके से जो है मुगल काल की स्थिति बहुत मजबूत हुई। इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं आएगा। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मुगल काल की आर्थिक दशाओं की विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं एक साथ, मुगल काल में सामाजिक और मुगल काल में आर्थिक दशा। ठीक है, दोनों में से एक आ सकता है, दोनों भी मिला के कंबाइंड रूप से भी आ सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो हम आर्थिक दशा के बारे में चर्चा कर चुके थे 4th यूनिट के अंतर्गत, शायद आपको ध्यान हो तो, लेकिन अब और हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल में आर्थिक दशा। मुगल काल बाबर से लेके औरंगजेब और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों तक चलता है। इतने लंबे समय में अकबर ने मुगल काल की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक सुदृढ़ किया था, अत्यधिक मजबूत किया था और अत्यधिक विस्तृत भी किया था। कृषि, व्यापार और उद्योग धंधों में अकबर के समय में निरंतर उन्नति होती चली गई थी और उस उन्नति की बदौलत ही अकबर पूरे भारतवर्ष पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर सका। ये आप अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन औरंगजेब, ठीक है, जैसे जैसे औरंगजेब का शासनकाल आया तो औरंगजेब के शासनकाल में, क्योंकि औरंगजेब का शासनकाल थोड़ा सा जो है संघर्षरत रहा था, थोड़ा सा अराजकतापूर्ण रहा था, तो उस समय में अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी स्थिति या अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डामाडोल अवश्य हुई थी और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसमें और गिरावट आई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकबर के समय में मुगल काल की आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा मजबूत थी और अकबर ने ही मुगल काल की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक मजबूती प्रदान की थी। तो मुगल काल की आर्थिक दशा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा के अंतर्गत सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आएगा वो होगा कृषि की दशा। ठीक, कृषि यानी एग्रीकल्चर। ठीक है, कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि की दशा के बारे में, कृषि किस प्रकार की थी, कौन कौन सी फसलें उस समय उगाई जाती थी, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता था, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम कृषि की दशा के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तो कृषि के बारे में यदि कहा जाए तो जैसा आप जानते ही हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है वो कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, पूरी तरीके से जो है एक कृषि प्रधान देश है भारतवर्ष और प्रारंभ से ही कृषि के ऊपर ही हम निर्भर रहे हैं। तो वैसे ही मुगल काल में भी पूरी तरीके से जो है जो कृषि की दशाएं थी या कृषि जो है, कृषि के ऊपर जो है पूरी तरीके से निर्भरता बनी हुई थी। यहाँ की जनसंख्या या यहाँ के जो लोग थे अधिकांशतः खेती पर ही निर्भर थे। देश के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें इस समय बोई जाती थी और बहुत सारी फसलों के अंतर्गत दो प्रकार की फसलें थी। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कृषि एग्रीकल्चर में दो टाइप की फसलें उगाई जाती थी। एक तो होती थी हमारी नकदी फसलें, ठीक है, नकदी फसलें, और दूसरी होती थी हमारी खाद्यान्न फसलें। ठीक है, आप दोनों में शायद डिफरेंस जानते होंगे। नकदी फसलें और खाद्यान्न फसलें जो है मुगल काल में उगाई जाती थी। तो नकदी फसलें वो फसलें होती हैं जिन्हें व्यापारिक फसलें भी कहा जाता है, जिनसे जो है थोड़ा सा ज़्यादा धन प्राप्त होता है। खाद्यान्न फसलें वो फसलें होती हैं जो कि खाने या खाद्यान्न के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, जौ हुआ, बाजरा, मक्का आदि, ये सारी की सारी जो है ये खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती हैं। नकदी फसलों में जैसे कपास हुआ, चाय हुआ, कहवा हुआ, इसके अलावा जूट हुआ, ये सारी की सारी फसलें जो हैं वो नकदी फसलों में आती हैं। तो मुगल काल में नकदी फसलें और खाद्यान्न फसलें दोनों फसलों का उत्पादन किया जाता था पूरी तरीके से। जैसे कि आईन अकबरी यानी कि अबुल फजल की आईन अकबरी जो अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी, उस पुस्तक में भी जो है कृषि की दशा के बारे में बहुत सारे वर्णन मिलते हैं। तो उस समय यानी कि
मुगल काल के अंतर्गत जो है बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे या ऐसे प्रांत थे जहाँ के फसलें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती थी। जैसे कि नंबर 1 जो रहा वो, जैसे कि हम यहाँ सबसे पहला पॉइंट जो इसमें रखेंगे वो रखेंगे कृषि के अंतर्गत जो है, जो कृषि जो एग्रीकल्चर था, उस एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो कौन कौन से क्षेत्र थे, कौन कौन से प्रांत थे जो कि बहुत अत्यधिक उपजाऊ माने जाते थे नकदी फसलें और खाद्यान्न फसलों दोनों के अंतर्गत। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है हमारा बंगाल। ठीक है, बंगाल जो है वो सबसे पहले आता है। बंगाल एक उपजाऊ प्रांत माना जाता था और यहाँ जो है अनाज के रूप में चावल अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता था और नकदी फसलों में यहाँ जूट, गन्ना ये जो है उगाया जाता था। इसके अलावा जो है असम भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। वहाँ जो है चावल, केला, नारंगी, नारियल, ठीक है, गन्ना, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ भी उगाई जाती थी। इसके अलावा जो है बंगाल के अलावा दूसरा जो प्रमुख प्रांत था वो था गुजरात प्रांत। ठीक है, गुजरात प्रांत। तो गुजरात प्रांत में भी जो है कपास अत्यधिक मात्रा में होता था। कपास तो नकदी फसलों में आता है, कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो गुजरात में वस्त्र उद्योग जो था वो भी बहुत मात्रा में था। वो इसी की बदौलत था क्योंकि गुजरात में कपास का अत्यधिक उत्पादन होता था। ठीक है, कपास का जो है अत्यधिक उत्पादन होता था गुजरात के अंतर्गत। यहाँ पर जो है अहमदाबाद में बहुत सारी सूती वस्त्रों की मिल लगी हुई थी। इसके अलावा जो है यहाँ काफ़ी मात्रा में जो है चावल और गन्ने की भी अच्छी फसल होती थी। कपास के अलावा जो है यहाँ गन्ना भी होता था और गन्ना के अलावा जो है चावल, ठीक है, ये भी यहाँ महत्वपूर्ण फसलों के रूप में उगाए जाते थे गुजरात के अंतर्गत। इसके अलावा जो है राजस्थान भी आता है। राजस्थान से जो है गेहूँ, इसके अलावा मक्का, ठीक है, जौ, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीज़ें भी जो है राजस्थान से उगाई जाती थी या राजस्थान से प्राप्त किया जाता था मुगल काल के अंतर्गत। इसके अलावा जो है एक और आएगा इसमें मालवा प्रांत। ठीक है, मालवा प्रांत से जो है अफीम की खेती की जाती थी। अफीम की खेती जो है वो मालवा प्रांत से की जाती थी। इसके अलावा और आएगा इसमें एक और प्रांत, महत्वपूर्ण प्रांत आएगा, वो है हमारा बिहार। ठीक है, बिहार से नील की खेती की जाती थी। नील की खेती जो है वो बिहार से की जाती थी। नील जो है ज़्यादातर वस्त्र उद्योग के में काम आता था। तो ये जो है बिहार से जो है यहाँ नील की खेती की जाती थी। इसके अलावा यहाँ से चावल भी उत्पादित होता था बिहार से। इसके अलावा जो है पंजाब प्रांत जो है पूरा का पूरा जो है वो खाद्यान्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, खाद्यान्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण था पंजाब, क्योंकि पंजाब से जो है गेहूं अत्यधिक मात्रा में जो है यहाँ उगाया जाता था। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ जो है यानी मुगल काल के अंतर्गत जो है नकदी फसलें और हमारी खाद्यान्न फसलें दोनों के अंतर्गत जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ गेहूँ, जौ, चावल, मटर आदि फसलें जो है उगाई जाती थी। नकदी फसलों में जो है चावल है, इसके अलावा कपास है, इसके अलावा जो है नील है, इसके अलावा जो है यहाँ पूरी तरीके से जो है गन्ना है, ये फसलें यहाँ उगाई जाती थी। इन फसलों के साथ साथ जो है तरबूज है और बहुत सारी जो है फल आदि की खेती भी यहाँ की जाती थी। तो मुगल कृषि की यदि कंडीशंस की बात की जाए या कृषि की चर्चा की जाए तो मुगल काल के अंतर्गत जो है या मुगल काल में कृषि की स्थिति बहुत अच्छी थी। कृषि के रूप में या कृषि के लिए जो है मुगल काल एक अच्छा समृद्ध रूप से याद किया जाता है। तो यहाँ पर जो कृषि थी, एग्रीकल्चर जो था वो पूरी तरीके से वर्षा पर ही निर्भर था। वर्षा के आधार पर ही खेती की जाती थी। लेकिन फिर भी जो है जो मुग़ल शासक थे उन्होंने जो है किसानों की सहायता के लिए जो है नहरों का भी इंतज़ाम करवाया था। नहरों के साथ साथ जो है तालाब, यहाँ इससे नदी, तालाब, यहाँ से भी पानी लेकर जो है सिंचाई आदि की जाती थी। तो ये सिंचाई वगैरह करने की कंडीशंस होती थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुग़ल काल के अंतर्गत या मुग़ल काल में जो है कृषि के रूप में या हिंदुस्तान जो है उस समय अनाज के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर था। कृषकों को जो है बाज़ार में अपनी फसलों का अच्छा खासा जो है कीमत मिल जाती थी। गन्ना, तंबाकू, जूट, नील, ये जो प्रमुख फसलें हैं, यहाँ इन फसलों से जो है थोड़ा सा अच्छा उन्हें मार्जिन मिलता था या अच्छा पैसा मिल जाता था। बाकी की जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें मुख्यतः खाने के रूप में ही काम आती थी। तो इस तरीके से मुग़ल काल में
कृषि का विकास पूरी तरीके से अच्छा था, डेवलप रूप में कृषि उस समय थी और पूरी तरीके से जो है भारत की अर्थव्यवस्था उस समय आत्मनिर्भर थी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आएगा कृषि के अलावा, सेकंड पॉइंट हमारा आएगा कुटीर उद्योग धंधे। कुटीर उद्योग, ठीक है, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योगों के बारे में आप जानते हैं, शायद जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो कुटीर उद्योग होते हैं लघु उद्योग, ठीक है, जो कि घर पर ही स्टार्ट किए जाते हैं या घर पर ही छोटे स्तर पर जो है जिन उद्योगों को लगाया जाता है और जिनसे जो है उत्पादन किया जाता है वो होते हैं कुटीर उद्योग धंधे। तो उस समय यानी मुगल काल में कृषि के साथ साथ भारत में कृषक जो है वो छोटे छोटे उद्योग धंधे, छोटे छोटे धंधे भी किया करते थे, जिनसे वो थोड़ा बहुत जो है अपना इनकम, सोर्स ऑफ इनकम उनका होता था। तो उसमें जो है वो दैनिक जीवन में काम आने वाली बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करते थे, जैसे गुड़ हुआ, शक्कर बनाना हुआ, खाद्य तेलों से तेल निकालना हो गया, टोकरी बनाना हो गया, चटाई बनाना हो गया, ठीक है, चरखे से वस्त्र बनाना हो गया, नमक भी बनाया जाता था। और इसके अलावा जो है गांव में ऐसे कारीगर भी होते थे जो कृषि और उनसे संबंधित जो है बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और औजार बनाते थे। ठीक है, औजार बनाते थे। तो वो औजार जो हैं वो लड़ाई के काम में भी आते थे, इसके अलावा कृषि के काम में भी आते थे, जैसे हल वगैरह बनाना है जोतने के लिए, या बहुत सारे बर्तन आदि भी बनाए जाते थे जो कि नॉर्मली लोग जिन्हें यूज़ करते थे अपने जो है घर के यूटिलिटीज जो हैं वो जो है घर में यूज़ किए जाते थे, तो वो भी जो है बनाए जाते थे। जैसे लोहार जो था वो लोहे का काम करता था, जैसे सुनार होता था तो वो सोने के आभूषण आदि बनाता था, सोने चांदी के आभूषण उस समय बनाए जाते थे। ठीक है, एक चमार भी होते थे जो कि चमड़े का काम करते थे। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे छोटे छोटे कारीगर होते थे जो कि छोटे छोटे कार्यों को करते थे, जिन्हें कुटीर उद्योगों के अंतर्गत रखा जाता है। कुटीर उद्योगों में जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र थे। जैसे बंगाल हो गया हमारा, बंगाल के अलावा बिहार हो गया, ठीक है, बिहार के अलावा जो है हमारा उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा गुजरात, गुजरात, ठीक है, उड़ीसा हुआ, बिहार, बंगाल, गुजरात, इन क्षेत्रों में जो है भारी मात्रा में जो है कुटीर उद्योग धंधे स्थापित थे और छोटे स्तर पर लोग जो है अपने घरों में कामकाज करते थे और बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करते थे। तो इससे दो बेनिफिट होते थे, एक तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, दूसरे लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा था और आत्मनिर्भरता भी अधिक बढ़ रही थी। तो इस तरीके से बंगाल जो है वो उस समय में काफ़ी प्रसिद्ध था उद्योगों के मामले में। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है दोआब जो जगह थी उन वहाँ पर काफ़ी मात्रा में उत्पादन बढ़ा हुआ था, शक्कर और नमक वहाँ बहुत ज़्यादा बनाया जाता था, नील से पैदा किया गया, जो नील की खेती की जाती थी, तो वहाँ भी एक छोटे छोटे उद्योग धंधे जो है कुटीर उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे। तो इस तरीके से जो है कृषि के साथ साथ जो है छोटे छोटे जो है कुटीर उद्योग भी उस समय प्रचलन में थे अर्थव्यवस्था के